Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, नागरिक शास्त्र या इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। देखिए, आपके जो भी राजनीति विज्ञान में आया है, कई ऑप्शन में तो केवल यही आया है, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आप संविधान भी कह सकते हैं, और संविधान आप पढ़े हैं, आशा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको आता रहेगा। बस थोड़े जो शिक्षण वाले क्वेश्चन होंगे वही नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला टॉपिक जो है, भारत में विविधता, हम और हमारा समाज। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन आया है वो भारत में विविधता से संबंधित आया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, ऐसे ही समाज को हम क्या कहते हैं, विविध समाज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन भाषाओं में समानता भी पाई जाती है। हमारे यहाँ कई धर्म भी हैं, मतलब अगर जहाँ पे कई धर्म हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस समाज को हम क्या कह सकते हैं, विविध समाज कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जो है किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह से लोग से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जैसे हम लोग अपने ही देश के धर्म को नहीं स्वीकार करते, बल्कि अगर बाहरी भी कोई आ जाता है तो उसका भी हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई ईसाई आ गया, कोई जैन आ गया, कोई बौद्ध आ गया, आप बनारस में ही सारनाथ में देख लीजिए, बौद्ध मठ जो भी चीज़ें हैं, क्या हम लोग उनसे द्वेष भावना रखते हैं? नहीं। इसी को हम विविध समाज कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो भी है उसका स्वागत है। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए। देखिए, परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। यानी एक ऐसी लड़की है जिसको क्या आता है, बंगला बोलने आता है, और एक ऐसी लड़की है जिसको क्या बोलने आता है, हिंदी बोलने आता है। इसका मतलब यह क्या है, यह उदाहरण जो है किससे संबंधित है, विविधता से। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो देखिए, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर से कभी भी हम विविधता नहीं निकालेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है, तो इसको भी विविधता मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे पहले ही ऑप्शन में आप देखे हैं, धर्म में या ऐसा कुछ विविधता होगा तो उसी को आप मानेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि रघु सुरेश को फुटबॉल टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, तो क्या यह विविधता को दर्शा रहा है? नहीं। इसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। देखिए, एक क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो देखिए, अपनी मातृभाषा में बोलना। अगर कोई हिंदी बोलने वाला हिंदी बोले, वही तो बहुभाषिकता है, वही तो विविधता है। एक ही कक्षा में कई भाषा लोग बोल रहे हैं, यही तो क्या है, विविधता है। कई संस्कृति और सभ्यता वाले हैं, कई भाषा बोलने वाले हैं, कई धर्म के हैं, यही तो क्या है, विविधता है। अगला है, निम्नलिखित में से कोंकणी किस प्रदेश का मुख्य भाषा है। तो कहाँ का है, गोवा का है। जैसे केरल में मलयालम है, वैसे गोवा में कोंकणी भाषा है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, B.A. स्मिथ का। केवल भारत में एकता जो अभी ऊपर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन जब वही एक उल्टा सीधा दोनों हो जाए तो B.A. स्मिथ का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, चैप्टर देखिए बदल गया, दूसरा चैप्टर आ गया, भारत एवं विश्व में लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप जानते ही हैं कि समाज में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबका आदर सम्मान करना है और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। देखिए, पहला है, एथेनियन लोकतंत्र कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं। तो यहाँ पे एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता एक नहीं है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो अब इसका मतलब ये है कि एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है, इसको हमको क्या करना होगा, जानना होगा, तभी हम उसको बता सकते हैं। तो देखिए, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब कोई भी सेना हो, सेना व नौसेना का मतलब इधर आपका थल सेना हो जाएगा, वायु सेना हो जाएगा, नौसेना हो गया, मतलब किसी भी सेना में आपको अपनी सेवा क्या करनी होती थी, देनी होती थी एथेनियन लोकतंत्र में। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। एथेनियन लोकतंत्र नागरिक गुण के सिद्धांत के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को दिखाता था। तो वही तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखिए हैं। पहला है कि सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सुविधाएं देनी होती थी, तो ये इसमें था। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिकों को उपस्थित होना पड़ता था। कई पदों पर नियुक्तियां कैसे होती थी, लॉटरी से होती थी। तो इसका मतलब यह है कि यही 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। जो दास नहीं रहेंगे, जो उसमें काम नहीं करेंगे, उनको पूर्ण नागरिकता नहीं प्राप्त रहेगी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बसु निर्देश क्या थे।
अब जैसे मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। अगर केवल उच्च न्यायालय लिखेगा तो छोटा वाला यानी हाई कोर्ट, और उच्चतम कर दिया तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है DK बसु निर्देश या जजमेंट कह सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट है, इसमें बताया था कि गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। यानी इसमें बताया गया था कि जब कोई गिरफ्तार होगा, कोई नज़रबंद होगा, किसी से पूछताछ होगा, तो पुलिस किन किन प्रक्रियाओं को क्या करेगी, पालन करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि लॉकअप में बंद करके लोगों को मारे, मतलब जो भी निर्देश इसमें सुप्रीम कोर्ट दिया है वही क्या करना होगा, मानना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश बताए गए हैं कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट सटीक रूप से क्या होना चाहिए, अंकित। ये नहीं कि कोई आया मान लीजिए पुलिस बन के और पीट पाट के क्या हुआ, चला गया, एक आई कार्ड लेकर आया कि हम यशो हैं, और गाड़ी से आया जीप को कहीं पा गया और पीटा पूरा फुल और क्या हुआ, चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। DK बसु जजमेंट में बताया गया है कि पूरा बाकायदे वर्दी में होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि आपका नाम ये है, डबल स्टार है तो आप दरोगा हैं, 3 स्टार है कोतवाल हैं, स्टार नहीं है पुलिस हैं, मतलब सब क्लियर होना चाहिए पहचान DK बसु। ठीक है, इसके बाद देखिए गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधित या दोस्त, संबंधी मतलब नात रिश्तेदार, दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। मतलब वो जानकारी दे सकता है कि हमें पुलिस पकड़ ली है, जो है आप जो भी हो सके वकील की व्यवस्था करिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल तुरंत छीन ले, आपको किसी को इन्फॉर्मेशन न देने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किस जजमेंट में दिया है, ये आपका DK बसु, बस DK बसु याद रखिए, DK बसु और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं। ठीक है, तो देखिए जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब जो भी प्रतिनिधि हम इस लोकतंत्र में चुनते हैं, किसको किसको चुनते हैं, बहुत लोगों को चुनते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये सब क्या है, प्रतिनिधि हैं। तो इनको क्या हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। मतलब हमने चुन के इनको सदन में भेज दिया, सदन में वो हमारी बात को आप जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, रखते हैं। हम रख पाते हैं क्या बात, नहीं रख पाते। तो वही बताया गया है कि जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो ये गलत बात लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि जनता जो होती है उसका सहभागिता कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता जनप्रतिनिधियों की होती है। किसकी होती है, जनप्रतिनिधियों। जनप्रतिनिधियों का मतलब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, विधायक और सांसद की होती है, बल्कि जो है होती है जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो जनता की इस प्रक्रिया में कैसी सहभागिता होती है, अप्रत्यक्ष। जबकि ऑप्शन में दिया है कि जनता का कैसी सहभागिता होती है, प्रत्यक्ष सहभागिता। तो यह बात क्या लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन में प्रश्न में क्या है, नहीं। ठीक है, अगला है, अगर कोई क्वेश्चन कठिन लगे तो ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लें, सरल वाला ही याद करिए, है नहीं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम एक लाइन में है और उसका उत्तर भी एक लाइन। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो कई राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उसी को क्या कहते थे उस समय, रियासत कहते थे कि ये इस राजा की रियासत है, ये इस राजा की रियासत है, कोई मिल नहीं रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों से बातचीत करके कैसे भी करके उन लोगों को अपने देश में क्या किए, मिलाए। ठीक, जैसे गोवा हुआ देखिए बहुत बाद में 1961 में भारत में क्या हुआ, मिला। तो उनसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रयास किए होंगे कि आप भी मिल जाइए, लेकिन वो मिला नहीं होगा। तो ज़्यादातर रियासतों को मिलाने का काम किसने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब इन्हीं को लोग नियुक्त किए थे कि आप प्रयास करिए, कोई न कोई प्रयास करता ही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़्यादातर प्रयास किया। अगला देखिए क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिए। यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को बच्चों के अंदर क्या करना है, विकसित करना है। तो अब कैसा पाठ्यक्रम हम बनाएंगे, ऑप्शन में वही दिया है। तो देखिए वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। यानी अगर लोकतांत्रिक संस्था के बारे में आपको बताना है, जैसे लोकतांत्रिक संस्था कौन कौन सी, जैसे कोई भी संस्था हो जो सरकार से संबंधित ना हो, जैसे मीडिया सरकार से संबंधित नहीं है। अब उसी को यहाँ पे जो ऑप्शन में कह रहा है कि वास्तविक स्थिति से उसी के साथ क्या करिए, रिलेट करके बताइए। अगर आज के समय में बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जब मीडिया एकदम सही रहे तब आप रिलेट करके बच्चों को बता सकते हैं, बेटा देखो यही क्या है, लोकतंत्र, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसे 4 लोगों को डिबेट में खड़ा किया गया, डिबेट में, तो उसमें चारों से ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि एंकर करना लगे कि हम इसके साथ हैं, लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये उदाहरण बच्चों को देंगे तो कभी लोकतांत्रिक संस्था को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो रियलिटी है, मतलब जो किताब की रियलिटी है, हमको उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। भले यहाँ पे वास्तविक स्थिति दिया है तो हम वास्तविक स्थिति यही मतलब सही उत्तर करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब किताब से बाहर आके सोचने लगे कि आज के समय में तो ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन मारें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अगर लोकतांत्रिक संस्था की समझ विकसित करनी है बच्चों में, तो वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति, जो अच्छी स्थिति है, उनके उदाहरणों को क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, तब बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया है, 2005 में। इसी को हम RTI कहते हैं, यही कहते हैं, RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, तो वैसे RTI 2005। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो क्या ऐसा है, जैसे आप कोई भी मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपको ज़रूरत है कि प्राथमिक में कितनी सीटें खाली हैं,
हमें एकदम सामान्य आदमी को, तो आप आरटीआई दाखिल कर दीजिए। 1 महीना 15 दिन के अंदर जो है आपके पास आ जाएगी सूचना कि इतने सीटें क्या है खाली। आप चाहे जितने आम आदमी हैं, ऐसा नहीं उसमें पैसा देना है, ये देना है, बस ऑनलाइन करना है, आपके पास सूचना कुछ दिन में आ जाएगी। ठीक है, आ जानी चाहिए। तो ऐसा केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की सूचना आपको लेना है। जैसे रेलवे में आपको लेना है तो रेलवे में डाल दीजिए, पुलिस में आपको लेना है तो पुलिस में डाल दीजिए कि कितनी सीटें खाली हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन केंद्र या राज्य का लेना है, उसके लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम आया है। तो इसमें केवल क्या कह रहा है, केंद्र सरकार की सूचना लेने की। ये बात सही कह रहा है, गलत कह रहा है। इसमें कह रहा है कि केवल केंद्रीय सरकार की सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि यह बात क्या है, गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा है? नहीं है। ये भी क्या है, गलत। इसमें क्या कह रहा है, समझ में आया कि नहीं? इसमें कहा है कि आरटीआई दाखिल करने से पहले आपको किसी न्यायालय में पहले केस करना पड़ता है। क्या ऐसा है? नहीं। बस हम जाते हैं साइबर कैफे वाले पे डायरेक्ट क्या करते हैं, आरटीआई दाखिल करते हैं, कोई पहले केस वोस नहीं करते हैं। दोनों बात क्या लिखा है, गलत लिखा है। ए और बी दोनों क्या है, गलत है। अगला देखिए क्या है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक गलत है। ठीक है, देखिए तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो यह क्या है, गलत है। तानाशाही अगर कोई भी निर्णय ले लिया तो लोग उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें उल्टा दिया है कि कोई तानाशाह है, कोई निर्णय ले लिया तो लोग उस पर क्या कर रहे हैं, प्रश्न उठाना तो लोकतंत्र में होता है। ठीक है, प्रश्न कहाँ पे आप उठा सकते हैं, लोकतंत्र में। तानाशाही में आप कभी भी सरकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। जैसे आजकल लोग स्टेटस नहीं लगा पाते, पहले कोई भी गलत काम करे या सही काम करे तुरंत क्या करते थे, स्टेटस लगा देते थे कि हमारी सरकार ही है गलत काम कर रही है या दूसरे की सरकार है गलत काम कर रही है। लेकिन आजकल कोई एक पार्टी ऐसी है जिसके खिलाफ कोई भी स्टेटस नहीं लगा पाता, डरता है कि नहीं। तो वही क्या है, डरने का मतलब आप प्रश्न नहीं उठा पा रहे हैं। अगर प्रश्न नहीं उठा पा रहे हैं तो वही क्या है, तानाशाह। अगर आप प्रश्न एकदम बेधड़क आराम से लगा रहे हैं, आपको कोई डर नहीं, तो वही क्या है, लोकतंत्र। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। कह दिया तो कह दिया, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं। ये क्या है, सही। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, ये भी बात क्या है, सही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में होती है, ये भी क्या है, सही। तो पहला वाला गलत है कि तानाशाही के ऊपर हम प्रश्न उठा सकते हैं। अगला देखिए क्या है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सही बात है, गलत? सही। इसमें यही कह रहा है कि जो हम लोग हैं चुनाव में चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, हमने वोट दे दिया, हमारा काम क्या है, खत्म। क्या हम सरकार से डायरेक्ट सवाल करते हैं? नहीं। तो डायरेक्ट करते तो प्रत्यक्ष लिखा रहता, अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या लिखा रहेगा, अप्रत्यक्ष। तो हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से संसद में क्या करते हैं, बोलते हैं और कानून और नियम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जिन्हें हम सांसदों को चुनते हैं वही सांसद जो है केंद्र के नियम कानून बनाते हैं, जिन विधायकों को हम चुनते हैं वही विधायक राज्य में नियम और कानून बनाते हैं। तो ये बात क्या लिखा है, सही। प्रतिनिधित्व का मतलब समझ जाइएगा कि वही विधायक जो हमारी प्रतिनिधि जो करते हैं, विधायक हुए, सांसद हुए और सब जितने भी नेता, प्रधान सब। अगला है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा क्या की जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। सही है, गलत है? सही है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सही। अगला देखिए क्या है, अगला है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चले, कानून के अनुसार सरकार चले, लोकतांत्रिक सरकार हो। तो उपरोक्त सभी। देखिए यूपी टेट में आया हुआ है। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं, लोगों को आध्यात्मिक विकास करना, यानी लोगों को पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें बताना जो है किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे आप क्या कहते हैं, निर्वाचित क्षेत्र। नहीं कहते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र से फला आदमी क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां सभी मतदाता वोट देकर एक विधायक या एक सांसद को चुनते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। अगला क्या है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं रखेगा, बल्कि अगर उसको मतलब रखना है तो हर धर्म का क्या करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा। तो उसी को आप क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। अगला क्या है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता, सहभागिता मतलब आप जान ही रहे हैं। सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का क्या करिए, चयन करिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक क्या है, तरीका है। एकदम सही बात है कि अगर लोकतंत्र आपके देश में है तो सामाजिक आंदोलन जो बिना किसी हिंसा के हम आंदोलन करते हैं उससे हम सरकार को एक क्या दे सकते हैं, चुनौती। जैसे आज ही देखिए एक आंदोलन था, बीएड वाले किए थे, तो बीएड वाले जो आंदोलन कर रहे हैं उसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वो काम हो या ना हो, लेकिन एक तरीका देखिए लिखा है कि एक क्या है, तरीका है कि सरकार तक अपनी बात को हम क्या करें, पहुँचाएं। लेकिन अगर यही लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाह होता, तो हम चीज़ों को सरकार के पास तक पहुँचाने के लिए कहीं पर बैठ नहीं सकते। ये बात क्या लिखा है, सही लिखा है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या लिखा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है। यहीं तक क्या है, सही है कि लोकतंत्र में सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी संस्कृति और सभ्यता का, सभी भाषाओं का क्या होता है, सम्मान होता है। लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। तो जो लोग समर्थ नहीं होते इसीलिए उनकी कौन सी व्यवस्था होती है, आरक्षण की व्यवस्था, कि ये लोग जो है उतने समर्थ नहीं है तो इनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए, ये भी क्या है, आगे जाए। ठीक, तो ये भी बात क्या है, सही है। इसके बाद अगला देखिए क्या है,
भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो यह बात किसकी है? तानाशाह की है। लोकतंत्र में जो है कभी भी एक शासक नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा, कई मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल होगा, फिर मुख्यमंत्री होगा, इसे करते करते प्रधान तक आएंगे। ठीक है, लेकिन जो शासक होता है लोकतंत्र का, वो पूरा एक ही शासक जो आदेश देता है हर जगह क्या होता है? चलता है। इधर राष्ट्रपति दूसरा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरा काम कर रहे हैं, सांसद दूसरा काम, विधायक दूसरा काम, प्रधान दूसरा काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि लोकतंत्र में गलत यही है कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। अब वही बातें फिर लिखी गई है कि लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर क्या कर सकते हैं? प्रश्न उठा सकते हैं। सही है, लोकतंत्र में ऐसा संभव है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। हम जिसको मन करे उसको वोट देकर क्या करेंगे? बना देंगे। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान होती हैं। अगला देखिए क्या है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? कहीं पर कार्यकारी लिखा रहेगा तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे? कार्यपालिका समझेंगे। ठीक है, एक विधायिका होती है और एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। देखिए, जो विधायिका होता है उसमें विधा आ रहा है, किसी को विधि कर देंगे। विधि या कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का होता है। और कार्यपालिका का मतलब होता है उसका क्रियान्वयन करना, उस कानून का क्रियान्वयन करना। जैसे विधायिका में आपके कौन आ जाएंगे? कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद में लोकसभा का सांसद होता है, राज्यसभा का सांसद होता है और राष्ट्रपति होता है। यही तीनों मिलकर क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन कानून को चलाने वाली जब बात आ जाएगी तो राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इसके अलावा जो हमारे सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, सब जो है कार्यपालिका में आ जाएंगे। और न्यायपालिका का मतलब आप जान ही रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो सब क्या है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को क्या करती है? संभालती हैं और सही दिशा निर्देश देती हैं। देखिए, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का काम क्या है या कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों, कहीं पर भी अधिनियम लिखा है तो उसका मतलब क्या है? कानून, अधिनियमों को क्या करना? लागू करना। तो देखिए, विधायिका का काम क्या है? बनाना। विधायिका का काम है विधि को बनाना और कार्यपालिका का काम है कि विधि को लागू करना। इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत बार भी आगे मिलेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए, संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य संसद यानी विधायिका द्वारा पारित किए गए अधिनियम को लागू करना या अधिनियम का क्रियान्वयन, जैसे का है ना कार्यपालिका में, तो इसी से याद कर लीजिए क्रियान्वयन, और विधायिका में बी और धा है ना तो विधि का निर्माण। ठीक, दोनों अपने आप याद रहेगा। अगला देखिए, संघवाद क्या है? तो संघवाद का मतलब है कि देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। जैसे ये संघवाद का मतलब आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है एक यूनियन है। ठीक है, मतलब स्टेट का यूनियन, राज्यों का क्या है? संघ। तो वही संघ लिखा है। संघ का मतलब है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ। बस वही चीज़ें लिखी हैं कि भारत राज्यों का संघ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने किया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों का क्या करेगा? समान आदर सम्मान करेगा। इसके बाद देखिए, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो राजनीतिक शक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी में निहित है तो वह किसमें है? जनता। जनता ही जो काम करती है, जैसे जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसको चाहे राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से, अगर मान लीजिए सांसद अलग बन गया तो राष्ट्रपति भी क्या बनेगा? अलग बनेगा। अगला देखिए क्या है, प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा है। इसके बाद लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। फिर देखिए, भारतीय संविधान, यहाँ पे कभी भी देखिए भूमि सुधार की बात होगी तो वह कौन से अनुसूची में होगी? 9वीं। कुल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। शुरू में कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ये सब आ रहा होगा ना, ये सब आप पढ़े हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। बस आप ये जानिए कि भूमि सुधार किस अनुसूची में है? 9वीं में। पहली में क्या है? भारत राज्यों का संघ। दूसरे में पैसा है यानी वेतन है। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। पाँचवें में क्या है? अनुसूचित जनजाति के बारे में, ST SC के बारे में बताया गया है। छठवें में क्या है? मेघालय, मिजोरम, असम, ऐसे 3-4 राज्य हैं, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति या इन लोगों को पैसे छूट दिया जाए, वो बताया गया है। 7वीं में संघ सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया है। 8वें में 22 भाषा के बारे में बात किया गया और 9वें में देखिए भूमि सुधार, और 10वें में दल बदल, और 11वें में पंचायत और 12वें में नगर निगम। ठीक है, यही 12 क्या है आपकी अनुसूचियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए। अगला देखिए क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। ठीक है, तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो 11 दिसंबर 1946 पहली बैठक थी कि दूसरी थी? दूसरी थी। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 11 दिसंबर 1946 को जो हुई उसमें BN राव को आप संवैधानिक सलाहकार बना दिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? प्राप्त है। मतलब ज़्यादा शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। ठीक, अगला देखिए क्या है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976। आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके बाद एक और किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, उसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावक का मूल कर्तव्य होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि 1976 से पहले कभी भी संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य की कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। मूल संविधान में से बहुत साल बाद यानी 1976 में हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में क्या जोड़े? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। देखिए, राज्य सूची पर केवल राज्य ही कानून बनाती है, केंद्र सूची पर, ठीक है, या संघ सूची पर कौन बनाता है, संघ यानी केंद्र। और समवर्ती सूची जो होता है, इसमें समवर्ती मतलब समान रूप से इस पर राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी बनाता है। तो वही देखिए है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। और समवर्ती सूची का सबसे प्रमुख बिंदु जो है वह कौन सा बिंदु है, शिक्षा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर वनडे में पूछता है तो वह पूछता है शिक्षा। शिक्षा किस सूची में है, समवर्ती सूची में। शिक्षा के अलावा आपको यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या जो है वो भी किस सूची में है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची भारत में कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला देखिए क्या है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति को ही हम प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछ लेता तो कौन हो जाते, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 वाले जो थे सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 वाले जो थे अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है आप जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था, श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। और जितने भी थे सब अंग्रेज थे। आज़ादी के बाद भी पहला जो बना था लॉर्ड माउंटबेटन बने थे ना, वो भी क्या थे, अंग्रेज थे। पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यानी 1946 से 9 दिसंबर से संविधान बनना क्या हो गया, शुरू हो गया था। और बनकर 26 नवंबर 1949 को यानी 46, 47, 48, 49 3-4 साल में क्या हुआ, तैयार हुआ। तो इस समय समझ लीजिए कि अंग्रेज छोड़ दिए थे 1946 में, भारत को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। तो इस समय बीच में बताइए शासन कैसा रहा, कौन शासन करता था, कौन से नियम कानून पे होता। तो वही भारतीय जो 1935 वाला अधिनियम था वही इस समय बीच में 1946 से 1949 के बीच में चला था। इसीलिए भारतीय अधिनियम 1935 किसी ऑप्शन में आता है तो ज़्यादातर वह क्या होता है, सही होता है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए किसी भी राजनीतिक दलों का नाम संविधान में नहीं लिया गया, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। तो मौलिक अधिकार शुरू में कितने थे, 7 थे। मौलिक कर्तव्य की बात अगर होगी तब 10 रहेंगे, वो भी 11 है वर्तमान समय में। मौलिक कर्तव्य शुरू में कितने थे, 7। उसके बाद वर्तमान समय में कितने हैं, 6। इसका मतलब एक मौलिक कर्तव्य क्या किया गया, निकाल दिया गया। उसका नाम क्या है, संपत्ति का अधिकार। वो 19F में था, उसे हटा के 300 का में ले जाकर कर दिए हैं। उस समय मौलिक अधिकार था, निकालने के बाद यह विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कुल मिला के वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 आप जान रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार जो होगा वो मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये 300 का में चला गया और यह क्या हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, अभी आपको मिलेगा। तो बताइए इस संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए एक 46वां संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन 1974 है, ठीक है। और एक 1976 है और एक 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 1978 और 44 वाला हमेशा याद रखेंगे कि इसमें संपत्ति का अधिकार बार बार क्या होगा, आएगा। संपत्ति जहाँ पे आएगा 44 और 78 वहाँ पे आएंगे। जहाँ पे समाजवाद आ गया, धर्मनिरपेक्षता आ गया, वहाँ पे हमेशा 42 और 1976 आएगा, ठीक है। तो अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी पूछेगा तब सच्चिदानंद सिन्हा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं। तो ये प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों की बात हुई है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक की बात हुई है, धर्मनिरपेक्षता की बात हुई है, समाजवाद की बात हुई है। इसी तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया। अभी हमने बताया कि तीनों शब्द जहाँ पे आएंगे 42 और 1976 आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन संघात्मकता की बात कहीं पर भी प्रस्तावना में नहीं की गई। प्रस्तावना आप जान ही रहे हैं, हम भारत के लोग से क्या है शुरू है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये भाग 1 जो है किससे संबंधित है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से। वही तो पूछा है कि मौलिक अधिकारों से कौन संबंधित है, भाग 3। और भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और भाग 4 का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से, ठीक है। यही तो है, भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य से है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, ये मूल अधिकार से है, ये नागरिकता से है, भारत राज्यों का संघ। बस अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृत करने के लिए सुरक्षित रखने की योग्यता रखता है, ठीक है। तो यह अनुच्छेद क्या है, 200। इसमें एक बात ये किया गया है कि कोई कानून बनाया जा रहा है कहाँ पे, राज्य में। राज्य में अगर बनाया जाएगा तो उसका मालिक राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल। उसके नीचे ही मुख्यमंत्री रहते हैं। और केंद्र का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर केंद्र में कोई नियम कानून बन रहा है तो मेन कौन होगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिए राज्य की बात हो रही है, राज्य में एक विधेयक बन रहा है तो राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि कानून सही है कि नहीं। तो राज्यपाल चाहता है कि इसको हम राष्ट्रपति के पास भेजें कि राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति करें। अगर हम कर देंगे तो हो सकता है कानून सही नहीं बन रहा है, कहीं गड़बड़ान जाएगा। तो राष्ट्रपति अपना सोच समझ के अपने लोगों से बातचीत करके उसको स्वीकृति देंगे। तो यह अधिकार राज्यपाल को किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 200 में दिया गया। अगला है,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस अंतर्गत की सूची में आता है? तो अभी हमने बताया था कि जनसंख्या वाला किस में आता है? समवर्ती। जनसंख्या पर, परिवार नियोजन पर और शिक्षा पर, तीनों पर नियम कानून बनाना है तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी। उसी को आप क्या कहेंगे? समवर्ती सूची कहेंगे। अगला देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। एकदम ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद किसको कहा? 32 को। और अनुच्छेद 32 को ही हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। लेकिन संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब भी बात करेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, देखिए लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार कार को। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है, मतलब पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को अगर हटाना चाहता है तो इसका मतलब राज्यपाल कोई ना कोई संविधान का क्या किया, मतलब राज्यपाल, अच्छा ये चीज़ देखिए, राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति किस आधार पर राज्यपाल को हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को लोग क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार, देखिए लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मौलिक कर्तव्य बन गई है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मौलिक कर्तव्य बन गई। तो वह कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। अभी हमने बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना अभिभावक का क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। अगला है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? अभी 3 शब्द ऊपर बताया गया ना, पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। उसके बाद समाजवाद था और ये क्या था? एकता एवं अखंडता। तो ये तीनों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। हमने कई बार बताया कि 42 रहेगा तो उसके साथ 1976 रहेगा, और 44 रहेगा तो उसके साथ 78 रहेगा, कम वाले के साथ कम वाला, ज़्यादा वाले के साथ ज़्यादा वाला, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 60 तक हो गया है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के दौरान आप जो है उसके गिरफ्तार करने का क्या करेंगे? कारण बताएंगे कि हम आपको क्यों हिरासत में ले रहे हैं। ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष क्या करना होगा? पेश करना होगा, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उसका वकील उससे जाके मिल के उसको सलाह दे सकता है। ये तीनों काम जो है अनुच्छेद 22 में बताया गया है। और आपको पता ही है कि अनुच्छेद जो 19 से लेकर 22 तक ना, 23, 24, 22 तक है ना, 19 से लेकर 22 तक में किसका बात हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी तीनों क्या हैं? स्वतंत्रता के अधिकार हैं कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो रहा है तो आप उसको हिरासत में ले रहे हैं तो उसको यह जानने का अधिकार है, इस चीज़ को जानने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप हिरासत में उसे क्यों ले रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर उसको अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2-3 दिन से जो है गिरफ्तार किए हैं और गिरफ्तार करके उसको मार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी क्या होगा? अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में बात हुआ है? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, इधर देखिए अगला, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। ठीक, तो आपको एक चीज़ केवल याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। क्या कर सकता है? न्यायालय में जा सकता है, और उस न्यायालय में जिसमें वो जाएगा, जिसमें वह अपनी अपील करेगा, न्यायालय बाध्यकारी है कि उस अपील को क्या करे? वह ले। जैसे कोई अगर चला गया मुझे मतलब फला आदमी ने गाली दिया, तो बहुत छोटा मैटर है ना, लेकिन उसका क्या है? मौलिक अधिकार। इतने पे अगर वह कोर्ट में केस करना चाहता है तो कोर्ट बाध्यकारी है कि वह कोर्ट क्या करेगा? केस करेगा। तो ये बात क्या है? सही है। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। देखिए, कभी भी हम कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले निचली अदालत में जाते हैं। जैसे जिला स्तर के न्यायालय में चले गए, अगर जिला स्तर का न्यायालय सही न्याय नहीं दिया, हमारे सोच के जो है विपरीत दे दिया, तो हम कहाँ पे जाते हैं? तब उच्च स्तर के न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट में। जैसे देखिए मामला क्या होता है, हाई कोर्ट में अगर सही फैसला नहीं आता तो लोग क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो वही चीज़ है कि अगर निर्णय सही नहीं लग रहा है निचले स्तर के न्यायालय का, तो आप उच्च स्तर के न्यायालय में जा सकते हैं। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। और सीधी सी बात है, शोषण का विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें क्या है? सही। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या हैं? सही। अगला देखिए क्या है, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, वह क्या है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब चाहे आप इमरजेंसी लागू कर दीजिए, आपातकाल लागू कर दीजिए, या कोई कठोर से कठोर कानून आप बना दीजिए,
लेकिन कभी भी आप अनुच्छेद 21 को किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का क्या दिया गया है? अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार कैसा दिया गया है कि मतलब हम स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छ पानी पिएं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में जो है नल की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और आपातकाल ऐसा लागू हो गया कि घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह है कि वो अगर बगल से पानी लेना चाह रहा है तो वह जाकर क्या कर सकता है? ले सकता है। भले उस समय आप जाने दें या ना जाने दें, बात की बात है, लेकिन अनुच्छेद 21 में संविधान में क्या किया गया है? उसे स्वतंत्रता दी गई है, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार का कोई ऐसा मतलब नहीं है, बस यही है कि शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध पेयजल मिले, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं हो, शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं हो, बस यही। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? जो अभी हमने बात किया कि 1946 से संविधान बनना क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ और 1949 में बन के क्या हुआ? तैयार हुआ, अपना अंगीकार हुआ। तो जो 2-3 साल बीच में गैप हुआ, तो भारतीय शासन किसके अनुसार चल रहा था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ऑप्शन में आता है तो सही रहेगा। अगला देखिए, वही आ गया कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन जीने के अधिकार से। ठीक है। इसके अंतर्गत नागरिकों को जीने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है। जीने का अधिकार का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहता तो पकड़ के मार देते, ऐसा नहीं है। शुद्ध वातावरण में जीने का अधिकार, शुद्ध पेयजल, मतलब इन चीज़ों की व्यवस्था सरकार करती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत। ठीक है। तो देखिए, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो क्या यह बात सही है? नहीं। यह क्या है? गलत। इसमें देखिए क्या बताया गया है, कहा जा रहा है कि जो राज्य है, कोई भी सरकारी संस्था है, जैसे हम ही लोग टीचर हैं या कोई भी सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था से कह रहा है कि अगर सरकार ऐसी है जो हिंदू धर्म को मानती है, वो कह रही है कि हिंदू धर्म को जितना बढ़ावा दे पाइए बढ़ाइए। क्या ऐसा सरकार कहती है? किसी सरकारी संस्था से तो कतई नहीं कहती है कि नहीं है। तो वही बात है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है कि जो है सरकार के लिए, राज्य के लिए सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है, किसी धर्म को विशेष नहीं मानना है। तो किसी धर्म को जब विशेष नहीं मानना है तो उसको प्रोन्नत करने के लिए या धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात सरकार नहीं करेगी, यानी ये बात क्या है? गलत। ठीक है। अगला देखिए क्या है, अस्पृश्यता नाम आते ही आपको अनुच्छेद 17 याद आ जाना चाहिए। अस्पृश्यता के को ही हम छुआछूत का कारण भी कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो राज्य के कितने अंग होंगे? 3, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अगला है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा जो है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन को क्या किया गया था? मंजूरी दे दिया गया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का मतलब एक आयोग है जो ब्रिटेन से भारत में भेजा गया था। इसने आके कहा कि भारत वालों, अब तुम जो है संविधान का गठन कर लो, अपने मन से जैसे संविधान बना पाओ अपने से संविधान बना लो। वह किसने कहा था? 1946 में कैबिनेट मिशन। उससे पहले 1942 में एक और मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो कुछ सुधार करने आया, जिसमें सारे के सारे अंग्रेज ही, भारत का कोई नहीं था, तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। और उससे पहले एक आया था 1927 में साइमन कमीशन, और इसी में एक आदमी ऐसा था जो भारत वालों को चुनौती दिया कि तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम लोग संविधान बना पाओ, जैसे हम लोग कर रहे हैं राज, हम लोगों को करने दो, चलने दो। तो 1927 में साइमन कमीशन आया, इसने मंजूरी नहीं दी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसने भी मंजूरी नहीं दी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसी ने संविधान सभा, संविधान बनाने वाली सभा को जो है स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया। ठीक है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? अभी बताया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1, कुल मिला के कितने हैं? 11। ठीक है। अगला देखिए क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान में है, किस अनुच्छेद में? तो वित्त आयोग नाम आते ही आपको अनुच्छेद 280 याद आना चाहिए, और धन विधेयक नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 110। ठीक। धन विधेयक कहेगा तो 110, वित्त विधेयक कहेगा तो 112, और वित्त आयोग कहेगा तो 280। और सबसे ज़्यादा आपका वित्त आयोग आता है परीक्षा में, और धन विधेयक आता है 110 वाला। ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18, यानी 1989 से पहले जो 21 वर्ष का होता था वही वोट करता था, लेकिन 21 वर्ष से घटा के अब कै वर्ष कर दिया गया है? 18 वर्ष किया गया। इसका मतलब संविधान में कोई संशोधन किया गया हुआ, और वह संशोधन कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? 1989। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ठीक है। तो आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है। एक 352, 4 जोड़ेंगे तो 356, फिर 4 जोड़ेंगे तो 360। तो देखिए, जो बीच वाला है ये राष्ट्रपति शासन वाला, क्या है? राष्ट्रपति शासन वाला। ये जो है पैसे वैसे वाला शासन वाला है, यानी वित्तीय आपात। वित्तीय मतलब पैसे का संकट भारत में आ जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये पैसा वाला है, याद रखेंगे 360 वाला वित्तीय आपात। और ये क्या है? राष्ट्रपति शासन। और ये क्या है? ये राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात मतलब पूरे देश में कोई आपातकालीन स्थिति बन जाए, इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाए तो उसे राष्ट्रीय आपात कहेंगे। और 356 वाला क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो हमसे पूछा है राष्ट्रपति शासन, तो ये क्या होगा? 356। यहाँ पे यूके टेट दिया है, लेकिन अभी सीटेट में भी आगे क्वेश्चन इसी से आया हुआ। ठीक है।
अगला देखिए 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। देखिए 11वीं अनुसूची, ठीक है, और 12वीं अनुसूची, ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 किया गया। तो इसी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में बताया गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, इन सब के बारे में किसमें बताया गया है, 73वीं। तो ये जान लीजिए कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है वो गांव से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और जो 74वां संविधान संशोधन उसी समय 1992-93 में हुआ है वह नगर से संबंधित है, शहर से संबंधित है। तो 73 वाला गांव से संबंधित और 74 वाला शहर से संबंधित। 73 वाले के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो 12 अनुसूची है, और 74 वाले के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर भाग पूछेगा तो भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात किया है 73, तो 73 मतलब गांव, गांव मतलब नगर ना लिखा रहे, बल्कि क्या लिखा है, पंचायत। नहीं कहते ग्राम पंचायत का प्रधान कौन, नगर पंचायत का देगा तो शहर हो जाएगा, नगर मतलब शहर और गाँव मतलब पंचायत। 73 का मतलब गाँव और गाँव का मतलब पंचायती राज प्रणाली से मतलब है, ठीक है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें पंचायत की बात है। अगर अनुच्छेद पूछ लेगा तो अनुच्छेद 40 में भी पंचायत के गठन की बात है और अनुच्छेद 243 में भी बात है, ठीक है। देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में है। यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया, वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280, वृत्तीय आपात अभी जो 352 300 जो देखिए यूपी टेट में आया 352 356 360, तो 360 एकदम नीचे था, तो हमने बताया था पैसा वैसा वाला है, तो वह क्या है, वित्तीय का मतलब पैसा, वित्तीय आपात 360। और संविधान संशोधन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 368 में। बस ये 3 जरूर याद रखिए, एक आध नहीं रहेगा, याद चलेगा। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, और बीच में जो चक्र होता है किस कलर का होता है, नीले। कितनी तीलियाँ होती हैं, 24। केसरिया का मतलब होता है साहस, ताकत, इन सब चीज़ों के बारे में, और सफ़ेद का मतलब शांति, और हरा का मतलब, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 के द्वारा संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। यहाँ पे देखिए कहा है कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे, अगर किसी के नाम से पूछ लेता तो आप जो है अनुच्छेद 32 भी क्या कर सकते, बता सकते। ये देखिए, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खाली स्थान नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट। देखिए उच्च दिया है तो हाई कोर्ट, ठीक है, उच्चतम दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सर्वोच्च दे दिया मतलब सबसे ऊंचा, यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो देखिए हाई कोर्ट तो आप जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो जो अनुच्छेद 32 वाला है उसकी बात कहाँ पे हुई है, मौलिक अधिकार में। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी रिट दाखिल कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। तो कुल मिला के आप ये जानते रहिएगा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 32 का नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, ठीक है। अगला है शिक्षा का अधिकार में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें हमें सही हवा चाहिए, सही पानी चाहिए, सही स्वास्थ्य चाहिए, सही शिक्षा चाहिए, वही हमारा जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। अब ऐसा ना हो कि हमें जो है हमारा नाम 1 लाख में लिखा है और किसी का नाम 10,000 में लिखा जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़ा गया, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 जोड़ा गया, तो वही वाली बात कर रहा है। अगला देखिए पूछ रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो हमने अभी बताया आपको कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार वर्तमान समय में केवल 6 हैं, जैसे समता का अधिकार है, ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ऐसे ही जो भी हैं 5-6 को हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है। तो देखिए यह सबसे विशाल है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अनेक देशों से संविधान के प्रावधानों को लिया गया है, सही है। संघात्मक प्रवृत्ति जो है कनाडा से लिया गया, तो जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ऐसे हर चीज़ कहीं ना कहीं से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। यह लचीला भी है और क्या है, कठोर भी है। तो लचीला भी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला है शिक्षा को संविधान में किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। तो यह क्या है, 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है। अगला देखिए फिर वही आ गया कि बच्चे को जो है शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार किसमें बताया गया, 21 का में बताया गया, यही ना है, 21 का या 21A में बताया गया। अगला देखिए कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 वर्तमान में, ठीक है, 6 हैं वर्तमान में। पहले कितने थे, 7। पहले कितने मूल कर्तव्य थे, 1 को नहीं थे, 0, ठीक है। और वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395, ठीक है। ऐसे सब याद रहना चाहिए। ये देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे 1928 में संविधान प्रस्ताव इन्होंने बनाया था। भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और सरोजनी नायडू संविधान सभा की एक सदस्य थी। फिर देखिए अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार। बस जीवन जीने के अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। फिर वही आ गया जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो 12 से 35 तक में बात हुआ है मौलिक अधिकार की, तो अनुच्छेद 21 वाला क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा, ठीक है।
इधर देखिए संपत्ति का अधिकार अभी हमने बताया था कि ये वैधानिक या कानूनी अधिकार है। इसे 300 में ले जाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया। देखिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ? कई बार हुआ था, तो अंत में हुआ 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का मतलब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 284 लोग, कितने लोग? 284 लोग उस पर एक पेज पे सिग्नेचर किए कि हम लोग की उपस्थिति है और हम लोग जो है इस काम को किए हैं, इसको बनाए हैं। ठीक है, कितने लोग किए हैं? 284। कब किए हैं? तो 24 जनवरी 1950। अगला देखिए है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22। किस अनुसूची में है? 8 में। किसमें है? 8 में, अनुसूची 8 में। ठीक है, अगला है देखिए भारतीय संसद की, अब संसद की बात आ रही। भारतीय संसद, संसद आते ही आपके दिमाग में 3 लोग आने चाहिए, लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद और राष्ट्रपति। ठीक, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? इससे भी खूब क्वेश्चन आया। पंचायती राज का गठन हुआ 1959। एकदम ध्यान देंगे कि 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता ने प्रस्तुत किया था। अब 1957 में इन्होंने जिम्मेदारी लिया, 2 साल उस पर काम किया और 1959 में सरकार के पास भेजा प्रस्ताव कि इस चीज़ को हमने ऐसे बनाया है, आप लागू करिए। तो 1959 में ही राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया था? लागू कर दिया था। उस समय उसका जो मतलब श्रेय या तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। तो आपसे पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य ने क्या किया था? लागू किया था। तो पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 2 राज्य आपको जरूर याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था 1959 में इसका गठन पूर्ण रूप से हुआ था। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन, जो 73 की बात आएगा क्यों बात आ जाएगी किसकी? गांव। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है? तो देखिए जिला पंचायत, पंचायत आ रहा है ना, सही। क्षेत्र पंचायत, पंचायत आ रहा है, सही है। ग्राम पंचायत, पंचायत आ रहा है, सही। लेकिन नगर निगम तो शहर की बात हो जाएगी ना, वो 74वां रहता तब सही रहता। 73 में केवल गाँव की बात होगी। अगर पूछेगा ग्राम पंचायत का मेन कौन होता है? प्रधान। क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख, और जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ABC जो है शामिल है। तो ABC देखिए चौथा ऑप्शन आपका है। अगला है भारतीय संसद पर दिए गए A और B कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पढ़िए, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। हो सकता है अगर आपके पास बहुमत से कम लोकसभा की सरकार है या बहुत कम, मान लीजिए 10 लोकसभा सांसद हैं, तो आप सरकार बना पाएंगे? नहीं। तो यह बात क्या है? गलत। कह रहा है कोई राजनीतिक पार्टी है उसके पास कितने भी लोकसभा के सांसद हों प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात क्या है? गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के क्या है? अंग। ये क्या है? सही। केवल B क्या है? सही। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन करिए। तो भारतीय राज्य का मतलब है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ऐसा नहीं है किसी एक पर्सनल राज्य की बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला देखिए है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति कहीं दिया है? नहीं। तो राष्ट्रपति जो होता है केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख होता है, सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखे भी हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए लोकसभा में कई होते हैं? 2। अगर लोकसभा में पूछेगा तो 2, अगर राज्यसभा में पूछेगा तो 12। और पूछेगा कि संसद में कुल कितने लोग मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, तो 14 होते थे। ठीक है, होते नहीं, लेकिन प्रश्न आ सकता है होते थे करके कि लोकसभा में इतने के पहले जो है 104वां संविधान संशोधन जो किया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 104वां संविधान संशोधन 2019 में। और देख लीजिए क्वेश्चन भी 2019 में आया। तो क्वेश्चन अभी क्या होता रहेगा? आता रहेगा। क्वेश्चन अगर आएगा थे रहेगा तो सही रहेगा, अगर है रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा छोटा होता है, गरीबों का सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन होता है, तो उसमें से छोटी संख्या 2। और राज्यसभा बड़ा होता है, अमीरों का सदन होता है, उच्च सदन होता है, उसमें से 12 लोग। कुल संसद में कितने लोग मनोनीत होते थे? 14 लोग। किसके द्वारा होते थे? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये सिस्टम पूरा खत्म कर दिया गया है, अब नहीं होते। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस सिस्टम को क्या किया गया? खत्म कर दिया। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो वही राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। अगला है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद। देखिए पूछा है कि वर्तमान लोकसभा कौन सी चल रही है? तो 2014 से जो 2018-19 तक चली थी वो कौन सी थी? 16वीं। अब जो 2020 से 2024 तक चल रही है वो कौन चल रही है? अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर उम्मीद रहेगी कौन सा सही है? 17वीं। क्योंकि जो 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 से 2019 वाला 16वां था। अब 2019 मान लीजिए 2020 से 2024 वाला जो चल रहा है वो कौन सा है? 17वीं लोकसभा। यानी 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। प्रधानमंत्री भले रिपीट हुए हैं लेकिन 17 बार कोई ना कोई प्रधानमंत्री बना है, भले एक आदमी 2 बार बना। अगला है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। जब सांसद को हम वोट देते हैं तभी क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और जब विधायक को वोट देते हैं तब क्या बनता है? मुख्यमंत्री।
तो विधायक वोट देते हैं तो मुख्यमंत्री, और सांसद को वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री। ठीक, तो वही पूछा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये भारत का प्रथम नागरिक पूछेगा तो राष्ट्रपति, और राज्य का प्रथम नागरिक पूछेगा तो राज्यपाल। ये दोनों मेन होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ठीक है, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। जो राज्यसभा के सांसद बनते हैं उनको कौन चुनता है? विधायक। जबकि जो लोकसभा का सांसद बनता है उसको जनता चुनती है। जनता उसको क्या करती है? लोकसभा का जब चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव, जैसे दिनेश लाल यादव हैं, ये लोकसभा के क्या है? सांसद। तो इनको चुनाव हम लोग दिए हैं, लेकिन एक राज्यसभा का भी सांसद होता है। राज्यसभा के सांसद को हम लोग वोट नहीं देते, बल्कि विधायक वोट देते हैं। तो वही बात कह रहा है कि राज्यसभा सांसद का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट विधायक ही उसको वोट दे देता है, यानी विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? देखिए, भारत में एक तो संसदीय शासन प्रणाली है जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, और एक संघीय शासन प्रणाली। संघ का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति है और राज्य सरकार को कम, जैसा कि कनाडा में। तो ये संघ या संघात्मक शासन वाला कनाडा से लिया गया है और संघीय वाला ब्रिटेन से लिया गया। अब बताइए, राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तो उसके कार्य को कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है? तो उपराष्ट्रपति को देखिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, जैसे यही बता दिए कि सांसद हैं लोकसभा के, ऐसे राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों वाले जाके वोट देते हैं, तब कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए, धन विधेयक को का निर्णय जो है लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और अभी हमने बताया था कि धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में प्रधानमंत्री। अगर यहीं पे विधानसभा देता तो विधायकों का मालिक कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा का सत्ताधारी मुखिया मुख्यमंत्री, और लोकसभा में कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो ये कार्यपालिका का मतलब है लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के उत्तरदायी है। हमने अभी आपको बताया था कि विधायिका का मतलब है विधि का निर्माण। यहाँ पे क्या कहा है? कार्यपालिका का मतलब क्रियान्वयन है। ठीक है, क्रियान्वयन। तो क्रियान्वयन का मतलब लागू करना, यानी कानूनों को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। ठीक, और न्यायपालिका का मतलब है न्याय देना। ठीक है, देखिए, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए, वित्त से संबंधित, वित्त का मतलब पैसे वैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। क्या है? गलत। वित्त आयोग या वित्त मंत्री जो है संसद में ही तो अपना बजट पेश करते हैं, वहीं से सारा मंजूरी देते हैं कि आपको कितना खर्च करना है, इस राज्य में कितना खर्च होगा, मनरेगा पे कितना खर्च होगा, किस योजना में कितना खर्च होगा, तो सारा कुछ कौन करता है? संसद ही करता है। ये बात क्या लिखा है? गलत लिखा है। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। तो संविधान के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, किसी से भी महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो सकती है। और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में हुई है? अनुच्छेद 61। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो ये भारत में वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वित्त आयोग की चर्चा संविधान में हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में हुई है? अभी पढ़े थे आप 280। तो 280 में जब बात हुई है तो यह कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके बाद भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है? संसद। यानी भारत में कानून निर्माण कौन करता है? संसद। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही तीनों मिल के कोई भी कानून, चाहे 3 तलाक पे कानून बनाना है, राम मंदिर पे कानून बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, हर चीज़ पे जो है निर्माण कौन करेगा? संसद ही करेगा। अगला है, गठबंधन से आपका क्या अभिप्राय है? गठबंधन की जो सरकार बनाते हैं हम, वही पूछ रहा है। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। अगला है, संसद के प्रश्नकाल के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार करिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, कह रहा है कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो प्रश्नकाल होता है उसमें पक्ष का रहे चाहे विपक्ष का रहे, वो सरकार कितना कामकाज की है उसी पर क्या करता है? प्रश्न करता है। तो ये बात क्या है? सही। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। तो ये बात क्या है? गलत। प्रश्नकाल में संसद से संबंधित काम होगा, विधायिका से कोई संबंधित काम नहीं होगा। पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है सदस्यों की? तो राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। 5 छोड़े रहते हैं पीओके के लिए। ठीक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो 5 लोग वहाँ से भी क्या होने लगेंगे? लड़ने लगेंगे। तब तक के लिए 5 छोड़े। ठीक है, एक किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की। राज्यसभा में आपको 250 अधिकतम और 245 वर्तमान क्या करना है? याद रखना। अगला है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि संसद में जितने भी लोग चुने जाते हैं वह किसके प्रतिनिधित्व होते हैं? जनता के। इसीलिए उनको ज़्यादा अधिकार है कि जनता की बात ज़्यादा से ज़्यादा संसद में क्या की जाए? रखी जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी आता है कि
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80, यानी यहाँ पे 80 सांसद होते हैं। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। वैसे 2 याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सांसद होते हैं लोकसभा के और महाराष्ट्र में 48। ठीक है। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ये वर्तमान में है। अगला है, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अतारांकित और तारांकित, मतलब ये स्टार वाले और बिना स्टार वाले। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा, लोकसभा में जब हम लोग जाते हैं तो पहला घंटा जो होता है वह प्रश्नकाल से ही क्या होता है? शुरू होता है। तो ये प्रथम घंटा, प्रथम और प्रश्नकाल याद रखिए। अगला है, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्या है? शासन प्रमुख है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख जो होता है पूरे राष्ट्र का पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, और शासन प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। सर्वोच्च सेनापति, मतलब सेना का सर्वोच्च सेनापति या तीनों सेनाओं का अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक सुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कोई डाउट है कि सही तरीके से नहीं हुआ, तो इसको संज्ञान में कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। वो जांच करेगा कि क्या गड़बड़ी हुई है चुनाव। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का मालिक सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? तो जैसे उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, दोनों सदनों के लोग देते हैं, लेकिन उसमें जो मनोनीत उन्हें सब देते हैं, लेकिन इसमें जो मनोनीत रहते हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन दोनों सदन के लोग देते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कुल मिला कर आप कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देते हैं, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा। इसके साथ साथ जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे जितने भी विधायक हैं, सब विधायक भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वो देते हैं। और उपराष्ट्रपति में केवल यही विधायक नहीं देते थे, लेकिन संसद के दोनों सदस्य क्या करते थे? देते थे। लोकसभा और राज्यसभा वाले देते थे। बस उपराष्ट्रपति में क्या था कि मनोनीत वाले भी उस समय देते थे, और इसमें मनोनीत वाले नहीं देते थे, क्योंकि मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करेगा वो वोट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसलिए इसमें वो सिस्टम नहीं था। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्या लाकर? महाभियोग प्रक्रिया। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 61। और ये संसद में, लोकसभा में कि राज्यसभा में? किसी में से भी शुरू हो सकता है। ठीक है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अभी आप पढ़े थे, अगर राज्य की बात किया तो कौन? राज्यपाल। अगर केंद्र की बात करता, भारत की बात करता तो राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य में होता है, तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। अगर प्रधानमंत्री की बात करता तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक। बड़े वाले के साथ बड़ा वाला, छोटे वाले के साथ छोटा वाला। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। एक राज्य में 500 से ज़्यादा विधायक नहीं हो सकते। जैसे वर्तमान समय में 403 या 404 सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 500 से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं हो सकता। ठीक है। और कम से कम 60। लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? द्वितीय सदन नहीं। ठीक है। तो कहाँ पे नहीं है? तमिलनाडु में नहीं। देखिए, इस समय जो है 6 जगह है। जैसे एक होता है विधानसभा और दूसरा क्या होता है? विधान परिषद। एक सदन हो गया विधानसभा और दूसरा सदन हो गया विधान परिषद। तो विधान परिषद पूरे भारत में 28 राज्य हैं, तो 6 जगह है। ठीक है। वो 6 जगह कौन कौन है? एक तो हो गया यूपी बिहार, समझ लीजिए 2 राज्य हो गए, यूपी और बिहार में। बिहार में है क्या? यूपी और बिहार। अगला हो गया कर्नाटक। ठीक। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। इन 6 राज्यों में द्वितीय सदन है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है। ये है 2 सदन केवल 6 राज्य में है। ठीक है। एक यूपी और बिहार 2 हो गए, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो तमिलनाडु में नहीं है। 6 राज्य आपको याद रखना है कि यहाँ पे द्वितीय सदन है। ठीक है। अगला है, राज्य की विधायिका का क्या मतलब है? राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। यही जो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सांसद, यही किस चीज़ का निर्माण करते हैं? विधि का मतलब कानून का, और उसी को हम क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? विधायक। ठीक है। जो हम लोग यहाँ विधायक हैं तो विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधायक का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अगर लोकसभा भी होता तो वो भी क्या करते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अगर विधान परिषद का सदस्य आ जाए, एमएलसी को वोट देते हैं हम लोग क्या? नहीं। तो एमएलसी आ जाएगा, राज्यसभा का सदस्य आ जाएगा, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो देखिए, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को अगर बंद करना चाहता है तो राज्य सरकार क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। लेकिन और कोई काम इसमें से 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना एक केंद्र सरकार का काम है। ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये सब क्या है? बड़े स्तर का काम है, केंद्र सरकार का काम। राज्य इसमें कुछ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? विधायकों के द्वारा। ठीक है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो बिहार में है, जो अभी आप पढ़े थे। 7। देखिए, 7 नहीं है, वर्तमान समय में कितने हैं? 6। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? हटा दिया गया है। तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
राज्य मंत्री परिषद, देखिए राज्य के मंत्रियों का को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। और केंद्र के मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्री बहुत कम लोगों की नियुक्ति करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत में चुनकर कौन कौन आता है? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव एक सरकारी नौकरी है, तो ये ग्राम पंचायत में चुनकर नहीं आते हैं। ठीक है, जो सेक्रेटरी गांव में नहीं रहते हैं, पैसा लेते हैं, बिना पैसे कोई काम नहीं करते हैं, वही ग्राम सभा सदस्य। ग्राम सभा सदस्य देखिए कहीं से चुनकर नहीं आते, वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वही क्या होता है? ग्राम सभा के सदस्य। तो ये कहीं चुन के नहीं आते, तो ए और बी चुन के आते हैं। ठीक है, ये वार्ड के सदस्य का मतलब क्या है? मेंबर। और सरपंच का मतलब क्या है? प्रधान। तो ए और बी चुन के आते हैं। पटवारी या लेखपाल का क्या काम होता है? आप सभी लोग जानते हैं, भूमि को क्या करना? मापना। अभी तक ये जानिए कि पटवारी और लेखपाल दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभी ये जानिए कि एक ही। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के रूप में संदर्भ में सही? ठीक है, तो देखिए शहरी में शासन के मामलों को हल करने के लिए वार्ड में क्या होते हैं? पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्षद ही तो अब होने लगे। तो और एक नगर निगम की बात होगी तो 74वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, गाँव वाले से संबंधित नहीं। नगर लग गया तो शहर वाला है, तो गाँव वाला नहीं है, इसका मतलब यही क्या है? सही है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जो होता है वो भी गाँव से संबंधित, लेखपाल और पटवारी भी क्या होता है? गाँव से ही संबंधित काम करता है। अगला है पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया। 74वां भी गया है। ठीक है, लेकिन 73वां किससे संबंधित है? पंचायत से। अगर नगर लिख देता तो कौन सही रहता? 74वां रहता। ठीक है, पंचायती राज को सबसे पहले किसने लागू किया? तो हमने बताया था राजस्थान का नागौर जिला पहला था, और दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। प्रधानी लड़ना है तो 21 वर्ष, ब्लॉक प्रमुखी लड़ना है तो 21 वर्ष, जिला पंचायत अध्यक्षी लड़ना है तो 21 वर्ष। इससे नीचे रहेगा तो गांव का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर विधायकी लड़ना है और लोकसभा का चुनाव लड़ना है 25 वर्ष, राज्यसभा का लड़ना है तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का लड़ना है तो 35 वर्ष। ये उम्र सब याद रखेंगे। तो बताइए प्रधानमंत्री बनना है तो कै वर्ष? 25 वर्ष, क्योंकि कौन सा चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा। मुख्यमंत्री बनना है तब भी 25। ठीक है, देखिए मतदान की आयु 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1989। पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25, राज्यसभा विधान परिषद का लड़ना है तो 30, और राज्यपाल और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि भारत के पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था हर राज्य अपने तरीके से लागू करता है, कहीं कहीं त्रिस्तरीय चलता है तो कहीं कहीं द्विस्तरीय चलता है। तो वही बात कहा है कि राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, पटवारी जो होता है या लेखपाल जो होता है उसके कार्य की देखभाल कौन करता है? तहसीलदार। देखिए तहसील में ही तो लेखपाल जाके बैठता है, तो लेखपाल का मालिक समझ लीजिए कौन हो गया? तहसीलदार। भूमि भूमि संबंधित सबसे ज़्यादा देखभाल कौन करता है? तहसीलदार। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ठीक है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो सचिव तो सरकारी नौकरी वाला होता है, उसको ग्राम पंचायत में वोट देकर चुना नहीं जाता। एकदम स्पष्ट है कि यही क्या है? सही है। अगला है जनपद पंचायत का मतलब क्या होता है? एक जनपद में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, फिर यही पटवारी और लेखपाल के बारे में बात कर रहा है, तो पटवारी एक गांव या गांव के समूह की भूमि का लेखा जोखा रखता है। सही बात है नहीं? दूसरा है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को क्या करता है? सूचना देता है। मतलब भूमि संबंधित कोई भी काम रहेगा, चाहे भूमि में लगाई गई फसलों की ही बात होगी, उसकी भी जानकारी पटवारी या लेखपाल सरकार को क्या करता है? देता है। अगला है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में कौन सा सही है? ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला है फिर वही आ गया कि 59 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किसने लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? चेयरमैन। इस नगर पालिका में मेन कौन होता है? चेयरमैन, अध्यक्ष होगा। ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? फिर वही आ गया राजस्थान का नागौर जिला। ऐसे ही देखिए सब क्वेश्चन है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, कितनी है? 33 है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जो है जज हैं? 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, आपकी किताब में 34 दिया है जो गलत है। कुल कितने हैं? 33 हैं। 33 मुख्य न्यायाधीश को लेकर। ठीक है, 32 न्यायाधीश हैं और ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश। जिला जज, अगर जिला जज सही फैसला नहीं देता है, उसके फैसले से आप असंतुष्ट हैं, तो आप कहाँ पे चले जाएंगे? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट चले जाएंगे, उससे ऊपर वाले में। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वही सब है। देखिए अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब केस करना। कहाँ पे केस करना? किसी न्यायालय में केस करना। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। देखिए एक बात यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात किया है, तो सुप्रीम कोर्ट वाले में देखिए केशवानंद भारती के मामले में सही होता है, और इस मामले में कोर्ट का जजमेंट ये था कि संविधान में सरकार मनमाना तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये नहीं कि सरकार जो चाहे उस संविधान को हटा के, अनुच्छेद को हटा के कोई दूसरा अनुच्छेद जोड़े, ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? फिर वही अपील। अपील का मतलब क्या है? निचली अदालत के फैसले से हम असंतुष्ट हैं और ऊपर वाली अदालत में क्या करेंगे? अब अपील करेंगे। ठीक है, कि हमारे केस को दोबारा सुना जाए।
भारत में उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट के संबंध में कौन सा सही है। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करती हैं, कोई भी न्यायालय हो राज्य सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री, कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसी जज की नियुक्ति नहीं करेगा। न्यायपालिका के संबंध में गलत है, तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद, मतलब ये कह रहा है कि जो न्यायपालिका है वो नागरिकों और सरकार के बीच जो विवाद पैदा होता है उसी को सॉल्व करता है। ऐसा क्या है, अगर नागरिक और नागरिक के बीच में ही विवाद है तो तभी तो हम कहाँ पे जाते हैं, न्यायालय। लेकिन इसमें कह रहा है नागरिक के और सरकार के बीच में जब केस चलेगा तभी न्यायपालिका सही काम करेगी, तो वो बात क्या है, गलत है। ठीक है, पूरा PDF आपके जो है